So hi everybody. So my name is रोहित कुमार. यूपीएससी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है. आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हम बात कर रहे हैं 2 फरवरी के न्यूज़ के. तो जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज है जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड है. जीएसटी कलेक्शन थोड़ा सा नीचे चला गया है, उससे संबंधित. दूसरा न्यूज़ है प्रीलिम से रिलेटेड आपका, जो कि संगीत कला निधि ऑनर्स से संबंधित है. हम बात करेंगे टीएम कृष्णा के बारे में, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का ये प्रश्न हो जाता है. और तीसरा है आपका आईएमडी से. आईएमडी को 150 साल हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है आपका, इससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा. एंड द लास्ट न्यूज़ है आपका स्कूल ड्रॉप आउट इशूज़ को लेकर के. स्कूल ड्रॉप आउट जो आजकल आप देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो है स्कूल ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या इशूज़ है, उसका क्या मामला है, उसको हम समझेंगे. और एग्रीकल्चर से संबंधित डीएपी को लेकर, डीएपी जो फर्टिलाइज़र है उसके स्पेशल पैकेज और एक्सटेंशन को लेकर के, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. चलिए सबसे पहले न्यूज़ पर हम चर्चा करते हैं जीएसटी कलेक्शंस को लेकर. जीएसटी कलेक्शन, जैसा कि आप सभी जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे जीएसटी कलेक्शंस के बारे में, तो साधारण से पहले हम न्यूज़ पर चलेंगे, बात करेंगे जीएसटी कलेक्शन में. मैं आपको बता दूं कि गुड्स जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज होता है. तो अभी जो है जीएसटी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की जो जीएसटी ग्रॉस जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज हैं, थोड़ा सा वो कम हो गया है. यानी कि कह सकते हैं कि 3.3% के साथ जो है ये नीचे स्लम्प हो गया है. तो पहले जो है ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन जीएसटी दिन पर दिन जो है कम, खास करके इस महीने में कम इकट्ठा किए गए रेवेन्यू किए गए. ऐसा कहा जा रहा है कि जो पिछले 9 मंथ ऑफ द 2024-25 में 8.6 के साथ कलेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट 14.45 लाख करोड़ रुपया जो है कलेक्शन होता है जीएसटी का. अभी जो है ये 9.2% के साथ ही टिल नवंबर में ये ग्रोथ जो है नीचे चला गया है. सेंटर प्लान कर रही है कि 11% के साथ बजट में हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में जीएसटी का कलेक्शन अधिक है या किस राज्य में ये कलेक्शन जो है कम हुआ है ना. 14 स्टेट ऐसे हैं, 14 राज्य हैं. हालांकि अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे थर्ड स्ट्रेट मंथ में बहुत ही रोस्ट कंडीशन देखने को मिला है. 14 राज्य हैं रिपोर्टेड जहां पर 8% के साथ हायर ग्रोथ हुआ है. उसके बाद सिक्किम 30%, हरियाणा जो है 28%, पंजाब 22%. हालांकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये पॉइंट एग्जाम में नहीं आने वाला है. पॉइंट में आने वाला है कि जीएसटी दरअसल है क्या, जीएसटी क्या है. तो जीएसटी के बारे में एग्जाम में, लेकिन हाँ इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भैया बिहार में 2%, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कितना जीएसटी का कलेक्शन हुआ, उसी प्रकार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीएसटी है क्या, व्हाट इज जीएसटी. जीएसटी को हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस कहते हैं. पहले मल्टीपल टैक्स लगता था. अगर आप राजस्व के बारे में आप बात करेंगे तो राजस्व यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन 2 तरीके से होता है, टैक्स और नॉन टैक्स. और टैक्स भी 2 प्रकार से, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है. और पहले जो ये जो जीएसटी जो हुआ करता था वो बहुत सारे वैट्स, बहुत सारे सक्सेसर कैस्केडिंग मल्टीपल स्टेज होते थे डेस्टिनेशंस में, तो टैक्स पे टैक्स लगता था जिसको कैस्केडिंग टैक्स कहते हैं. लेकिन अब जब से जीएसटी आया, सारे टैक्स को मिला करके एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आया. तो जीएसटी जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट्स समझू ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट फ्यू स्टेट टैक्स को छोड़कर. जितने भी टैक्सेस थे मोस्टली 17 टैक्सेस को आपस में मिला करके एक टैक्स बनाया गया जिसको हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस कहते हैं. ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं. तो ये पहले कैस्केडिंग इफेक्ट को कम कर दिया
और आपको बता दूं कि भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो ये टैक्स जो है आपको 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको लेकर आया गया और 1 जुलाई 2017 को इस टैक्स को भारत में इसको लागू किया गया। इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस के तौर पर मनाते हैं। हालांकि इससे संबंधित कानून में भी बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसे आर्टिकल 246 का ए जो है स्टेट के पास पावर होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को वसूले। वहीं पर संविधान के आर्टिकल 279 के ए में जीएसटी काउंसिल्स बनाई गई और वो जीएसटी काउंसिल जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा उसको फॉर्म किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर और जीएसटी इसके चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे भारत के और स्टेट गवर्नमेंट के बाकी के सदस्य भी होंगे। तो ये आपको इससे संबंधित था, जिसके बारे में जीएस से संबंधित से आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं आगे के न्यूज में। आगे का न्यूज है टीएम कृष्णा ऑनर्ड विथ संगीत कलानिधि अवार्ड मिला उनको। संगीत कलानिधि जो है हैज अट्रैक्टेड यंगर ऑडियंस टू कार्नोटिक म्यूजिक फोल्ड से म्यूजिक एकेडमिक प्रेसिडेंट एन मुरली और प्रशाला रवि और गीता राज ने इन्होंने कहा कि जो संगीत है आजकल युवाओं को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, खास करके इस संगीत के बारे में। तो आपको बता दूं कि संगीत कलानिधि 2024 जो अवार्ड है प्रोफेसर डेविड सुलेमन के द्वारा जो है कंफर्म किया गया। ही वाज कंफर्म द टाइटल ऑफ संगीत कलानिधि 2024 बाय प्रोफेसर डेविड सुलेमन और चेयर जो है रीना, इन सभी लोगों के द्वारा ये आपको मिला। और आपको बता दूं कि इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो थोद्रू मदाबुशी कृष्णा नाम है इनका, टी कृष्णा के नाम से, जो 22 जनवरी 1976 में इनका जन्म हुआ। इंडियन कार्नोटिक वोकलिस्ट हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं और उनको आपका कह सकते कि रामन मैग्से अवार्ड भी उनको मिला है। 2016 में उनको रमन मैग्से अवार्ड मिला था उनको, है ना। ही इज अ फोर्सफुल कमिटमेंट एज ए आर्टिस्ट के तौर पर इनको देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग को कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में भी समझने की जरूरत है कि कार्नेटिक म्यूजिक क्या है दरअसल आपका। अगर कार्नेटिक म्यूजिक की अगर हम बात करें तो ये हमारे म्यूजिक कॉमनली जो है हमारे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, खास करके आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, केरल हुआ, आपका कर्नाटका हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सभी क्षेत्रों में ये कार्नोटिक जो है म्यूजिक देखने को मिलता है। और इसकी जो इस कार्नोटिक म्यूजिक की अगर हम टेक्स्ट की बात करें, इतिहास के पन्ने उठाएं, तो हमें साम वेद में आपको इस कार्नोटिक म्यूजिक के बारे में आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। एक वोकल म्यूजिक आप कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये बातें इसमें आपको, तो ये मेन इंफेसाइज करता है वोकल म्यूजिक, मोस्ट कॉम्पोजिशंस, रिटेन सॉन्ग और इन सभी चीजों पर। बहुत सारे कार्नोटिक म्यूजिक फेस्टिवल भी है, मद्रास म्यूजिक सीजन चलाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो न्यूज है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो न्यूज है आपका आईएमडी से संबंधित है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है। 150 साल पूरा हो चुका है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। पहली बार आप कह सकते हैं कि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इससे संबंधित हम चीजों पर हम बात करेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल। अब मेट्रोलॉजिकल की बात करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल की बात करें कि जितने भी साइक्लोन हुआ या आप कह सकते हैं कि हवा है, तूफान है, बारिश है, जो भी मौसम की जो खबर होती है, वो सारी खबर जो है आईएमडी के थ्रू ही आपको पता चलता है। तो आईएमडी ही हम सबको बताता है कि भाई कब तूफान आने वाला है, कब विंटर आने वाला है, कब किस तरीके की आपदा की स्थिति होने वाली है, ये सब कुछ। दरअसल ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और के अंडर में ये काम करता है। तो इसके बारे में बता दूं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये बताता है लोगों को सन्नी, रेनी, विंटर डे कैसा दिन होगा, शुरुआत कैसी होगी आपका। पहली बार 15 जनवरी को ये आया था आईएमडी, स्थापना हुई थी 1875 में। 150 साल पूरा हो गया आईएमडी का। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 150 साल पूरा हो गया आपका। और ये कहा जाता है कि पूरी भारत की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आईएमडी है आपका। वो आईएमडी है आपका, आप कह सकते हो इंडिया सब ओल्डेस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इन द वर्ल्ड। तो ये आपका साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंडिया के अंदर में अगर पहली बार मेट्रोलॉजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल
ऑब्जर्वेटरी जो है मद्रास 1793 में बनाया गया था। आईएमडी डिपार्टमेंट बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, और ये रिस्पॉन्सिबल है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। जो भी वेदर है, जिस प्रकार की जो वेदर मौसम जो होता है, इसे मौसम विभाग कहा जाता है। मौसम का फोरकास्ट करने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है, इसी डिपार्टमेंट को दी गई है आपका। मैं आपको बता दूं कि आईएमडी का जो हेडक्वार्टर जो है दिल्ली के अलावा जो है भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपका हेडक्वार्टर है, और भारत के अलावा भी भिन्न भिन्न देशों में भी, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी वो अपना प्रॉपर तरीके से वो आप स्टेशन बना रखा है। 100 ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशन अक्रॉस इंडिया बना रखा है, अंटार्कटिका में भी बना रखा है। कुछ रीजनल ऑफिस भी है, जैसे चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, नागपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, इन सभी जगहों पर इनके ऑफिस भी, रीजनल ऑफिस भी हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि भैया ट्रॉपिकल साइक्लोन से लेकर जितने भी वेदर्स हैं इन सबको फोरकास्ट करे, उसको जान। यहां तक कि आईएमडी जो है ये लॉन्च किया एक सिस्टम एरोसेल मॉनिटरिंग रिसर्च यानी कि समर नाम का ऐप लॉन्च किया है जनवरी 2016 को, जिसके माध्यम से ये स्टडी करेगा कि ब्लैक कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उसने बहुत सारे एरोसेल्स इन्वायरमेंट और बहुत सारी चीजों की जानकारियां भी ये साथ साथ में देता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और 150 साल इसके पूरे किए। अब नेक्स्ट न्यूज है आपका फॉलिंग अटेंडेंस। अब कहा जाता है कि बच्चे के बारे में कि भाई बच्चे भगवान के देन है, बच्चे देश के भविष्य हैं, और भविष्य का देश जो है देश का भविष्य जो है अगर खतरे में है तब हो जाता है जब बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। अब बच्चे स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, रीजन क्या है, आखिर क्या कारण है कि बच्चे स्कूल जाना कम कर दिया है। तो अभी रिपोर्ट आया है कि ओवरऑल एवरी 100 गर्ल्स हु आर स्टार्टेड स्कूलिंग, जिसमें से 80 कंप्लीट दियर सेकेंडरी एजुकेशन विदाउट ड्रॉपिंग आउट ऑफ 2024 कंपेयर टू जस्ट 73.5 था 2000। यानी कि 100 में से 80 कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो 20 बच्चियां कहां जाती हैं जो पूरा नहीं कर पाते हैं। वहीं पर अगर बच्चों की बात करें तो 77.2 है, 2024 में 72.4 था, 2019 में ये डेटा जो है आपको ये 72.4 था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। अब कहते देर मेरी, अब पूछा गया भाई कि भारत में स्कूल ड्रॉपिंग हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है। क्या कारण है कि बच्चे स्कूल जाना कम कर दिया। तो इसके पीछे पहला कारण वही है सर, गरीबी। गरीबी बड़ा खराब चीज है। गरीबी जो है, स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिली वाले ज्यादातर ड्रॉप आउट करेंगे, जाहिर सी बात है उनके पास खाने पीने की पैसे की जरूरत होगी, परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में स्कूल कौन देखता है, तो ये देख सकते हो। लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जिस प्रकार से पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि भैया तुम एजुकेशन सक्सेस में प्राप्त करने से बेहतर है कि चलो खेतों में काम करो, इसको लेकर भी कह सकते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा भारत देश तो कितना महान है, आप सबको पता हुआ है। हम लोग आईएएस, डॉक्टर, कलेक्टर सब कुछ बन जाते हैं। बनने के बाद स्कूल के जो फैकल्टी हैं, स्कूल के जो टीचर हैं, जिनको टीचर कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, जाहिर सी बातें हैं, तो वो बच्चे जो है उनको देश के भविष्य का निर्माण कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा तो बच्चे स्कूल ड्रॉप करेंगे। और जेंडर इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है लड़कियों के लिए, कि लड़कियां तो चूल्हा चौका करेगी, उनको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है, आखिर घर में खाना ही तो बनाना है, तो पढ़ लिख के क्या करेंगे। तो ये भी रीजन आप कह सकते हैं। वहीं पर कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर, क्रॉनिक इलनेस, आप कह सकते हैं मैल न्यूट्रिशन कह सकते हो, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिजेज और फैमिली इश्यूज, ये सारे जो चीजें हैं जिसके कारण से बच्चे जो है स्कूल जाना कम कर दिए हैं। और गाइडेंस काउंसलिंग की भी कमी है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कम्युनिटी पेरेंटल प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी और हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारा देखने को मिले, जिसके कारण से बच्चे जो है स्कूल जाना क्या किया, कम किया है। तो ये बात यहां पर हो गई। अब नेक्स्ट जो न्यूज है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसकी भी हम लोग समझ लेते हैं। ये है आपका कैबिनेट एक्सटेंड डीएपी। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट न्यूज है आपका, ये है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कैबिनेट के बारे को लेकर। अब देखिए यहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है कृषि मंत्रालय, अब कृषि मंत्रालय ने कहा कैबिनेट को कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, खास करके नॉन बासमती व्हाइट राइस
मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड और इंडोनेशिया, ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया, दोनों के बीच में बासमती चावल को लेकर एक मेमोरेंडम साइन किया गया और उसके थ्रू अप्रूव्ड किया गया। अब क्या है भाई, इसको लेकर समझते हैं। डीएपी जो है वन ऑफ द सीरीज ऑफ वाटर सोल्यूबल अमोनिया फॉस्फेट सॉल्ट होता है। अमोनिया जो है फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हो, खास करके धान और गेहूं की खेती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर के तौर पर कहा जाता है कि जब हम इस प्लांट में इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो सॉइल का पीएच बढ़ जाता है, यानी कि सॉइल का पीएच जो है बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं लंबे समय तक, लेकिन ग्राउंड बिकम टू मोर एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण से नाइट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होता है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि डीएपी जो फर्टिलाइजर वो एक्सलेंट सोर्स ऑफ द पी है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन प्लांट को जो मिलता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये डीएपी के थ्रू आपको मिलता है, पूरी तरीके से मिलता है, जल्दी मिलता है, हाईली सोलेबल्स होता है, डिजॉल्व्स होता है, लेकिन नोटेबल प्रॉपर्टी बेस के आधार पर। लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भैया ये जो है थोड़ा सा सॉइल को एसिडिक भी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अल्काइल पीएच क्या है, तो जब आप डीएपी के ग्रैनुअल्स जब डिजॉल्व होते हैं तो अमोनिया को रिलीज करते हैं। अब जब अमोनिया रिलीज होगा तो प्लांट्स के रूट और सीडलिंग्स को भी क्या करेगा, हार्म करता है। अब उसके कारण से जो पीएच होना चाहिए 7 होना चाहिए, दरअसल आपका वो पीएच 7 से बढ़ जाते हैं एंड कॉमन अराउंड डिजॉल्विंग टू ग्रेन। और तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएपी नियर टू जर्मिनेटिंग सीड्स के बेस के आधार पर। अब सीडलिंग इंजरी क्या होता है, व्हाट इज, ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इट्स अ वेरी वेरी बीए आपका वीवीआई। सीडलिंग इंजरी कहते हैं कि अगर डीएपी इज प्लेस टू क्लोज टू सीड रॉ, अगर डीएपी प्लेस टू क्लोज टू सीड रॉ, इट कैन प्रोड्यूस फ्री अमोनिया इन द हाई पीएच सॉइल व्हिच कैन बी इंजर्ड टू सीडलिंग। वहीं पर फास्फोरस रिकवरी की बात करें कि अगर अल्काइन सॉइल अगर एक्सेसिव कैल्शियम्स को अगर फॉर्म करेगा फास्फोरस के साथ तो फास्फोरस की रिकवरी बहुत कम होगा, तो जिसके कारण से सॉइल एसिडिक होगा। तो ये बातें इसमें कही गई है, इसको लेकर के ये चर्चा चल रही है। आई होप सो ये 3 4 5 न्यूज जो है आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, डेली इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही फायदे है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और बस अपना कर्तव्य निभाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम पर, है कि नहीं। मिलते हैं फिर से, कोई राय हो, कोई सुझाव है, कोई आइडिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।